गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो अंजना आंटी आती हैं वो आकर आकर रिद्धि से बात करती है, रिद्धि के पापा से बात कर रही रहती है, जिया, रश्मि और जिगर से बात कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा बात करने के बाद पता चलता है कि वो लोग एक कंक्लूशंस पे निकलते हैं। वो कंक्लूशन क्या है वो बाद में बताया जाएगा। और उसके बाद रिद्धि कह देती है कि आंटी आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। एक तरफ आप ये बोलते हो और दूसरी तरफ जो मैं देख रही हूँ वो क्या है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल पापा आप शादी की तैयारियां कराइए, जिसके साथ आपने डिसाइड किया है मैं उसी के साथ शादी करूँगी। तो ये बोल के वहाँ से रिद्धि चली जाती है। कायरा के जो रिद्धि के पापा खड़े होके अंजना आंटी की तरफ देख के बोलते, बहन जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब आपने मेरी बेटी का डिसीजन सुन लिया होगा। तो यहाँ पर ये बोलकर वो भी चले जाते हैं। जिया और रश्मि तो वहाँ चले ही जाते हैं। जिगर भी बोलता है कि मुझे आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ अंजना आंटी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी रहती है क्योंकि बहुत कुछ वो बताना चाह रही थी, अपनी बात को कन्विंस करना चाह रही थी, पर वो हो नहीं रहा था और वो भी वहाँ से चुपचाप अपने घर की तरफ चली जाती है। ये लोग जाते हैं वहाँ पर, जिसमें जिगर जो रहता है वो रिद्धि का हाथ पकड़ के बोलता है कि रिद्धि, रिद्धि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर तुम फ्री हो तो कर सकते। तो रिद्धि कहती है, जिगर अभी फ्री नहीं हूँ, शादी की तैयारियां करनी है और बहुत सारे काम हैं, हम बाद में बात कर लेंगे आराम से, और मुझे नहीं लगता शायद ये बात कुछ ज़्यादा अर्जेंट होगी। तो कहती है कि नहीं नहीं, अर्जेंट तो नहीं है, बट मैं सोच रहा था कि कुछ बातें क्लियर हो जाए। तो कहते हैं कि बाद में कभी। ये बोलकर जो रिद्धि रहती है वो शादी की तैयारियों में लग जाती है। फिर वो वेडिंग कार्ड्स, जो हमारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि बुलवाना, सारे फंक्शंस तैयारी कराना, हॉल देखना, कैटरिंग देखना, डेकोरेशंस के पार्ट देखना, सब लग जाते हैं। अंकल भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि उनकी बेटी खुद होकर शादी के लिए हाँ कर रही है। पर यहाँ जो जिया और रश्मि रहते हैं वो रिद्धि को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से। लेकिन वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बंदी ने 1 मिनट में शादी के लिए हाँ कर दी। और जो रिद्धि रहती है वो बहुत आज्ञाकारी लड़की रहती है, अपने पेरेंट्स को कभी भी अगेंस्ट नहीं जाती है। तो कहीं न कहीं जिया और रश्मि को लगता है कि क्या हमने उसको प्रेशराइज़ कर दिया? क्या उसकी परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट फ्रेंड और परफेक्ट पर्सन की इमेज में उसको इतना बोझ तले दबा दिया है क्या? सारे सवालों के जवाब कहीं न कहीं जिया और रश्मि के दिमाग में घूम रहे थे क्योंकि इतना पेन होना, अपने ही शादी की तैयारी वो खुद कर रही थी, ये सब देखना, और वो भी वो उससे शादी की तैयारी कर रही थी जिससे वो प्यार भी नहीं करती थी। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर रिद्धि पूरे तरीके से शादी की तैयारी में बीत जाती है। इस ड्यूरेशन में जब वो शॉप में कहीं न कहीं जाती है तो उसे कायरा जो है वो दिखती है। तो कायरा जैसे ही देखती है रिद्धि तो वो भाग कर आती है और रिद्धि से बोलती है, अब बेबी मेरी बात तो सुनो ना। तब रिद्धि बोलती है, कायरा प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी सीन, आई एम हियर फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो जब मैं फ्री होंगी तब हम बात कर लेंगे। मैं यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम से आई हूँ और शायद तुम्हें पता होगा कि मेरे पास अभी बहुत काम है। सो राइट नाउ आई डोंट हैव अ टाइम। तो प्लीज़ आप अपने काम से काम रखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। रिद्धि का ये जो रूड बिहेवियर कहीं ना कहीं कायरा को और पागल कर रहा था। कायरा कायरा कहीं न कहीं ये चीज़ एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि वो रिद्धि जो 1 सेकंड में सारे काम छोड़ के उससे बात करने के लिए तैयार होती थी, आज वो लड़की सीधे कह रही है कि मैं बाकी कामों में बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है आपके लिए। ये चीज़ कहीं न कहीं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही जो रिद्धि रहती है वो अपने काम के लिए शॉप से निकल जाती है, तो वो इतना गुस्सा होता है कायरा को। कायरा देख रही रहती है, उसकी आँखों में आँसू आ रहे रहते हैं, वो तड़प रही रहती है बात करने के लिए। तो एक दिन तो ऐसे ही बीत जाता है, 2-3 दिन जब शादियों की तैयारी में कहीं न कहीं कायरा और रिद्धि बहुत बार मिलते हैं। मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं रहता है, कायरा एक्चुअली फ़ॉलो कर रही रहती है रिद्धि को कि रिद्धि को कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है, किस तरीके से मिल रही है। और वो ना
बहुत फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, ताकि वो एक बार उसे बात करके अपने दिल की बात बता सके कि उसे फ़र्क पड़ रहा है, वो नहीं रह पा रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर हालांकि वो नहीं बोल पा रही रहती है, क्योंकि उसे पेन पे पेन हो रहा रहता है। और जो रिद्धि रहती है वो पूरे तरीके से अवॉइड कर रही रहती है कायरा को। ये बात देखकर तो इतना गुस्से में जाती है। तो कायरा जब अपने घर जाती है एक बार गुस्से में, तो वो वहाँ का सारा सामान उठाकर फेंक देती है बहुत ज़्यादा, और रो रही रहती है। तभी जो कायरा के डैड आते हैं वो आकर बैठते हैं और कायरा को हक करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ है, क्या हो गया है मेरी बेटी को, इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है, क्यों रो रही है वो इतना ज़्यादा। तो कहती, पापा ये कैसा सवाल है, जब आपका ही प्यार किसी और के साथ शादी करेगा तो रोना नहीं आएगा। तभी वहाँ अंजना आंटी उसके बाजू में आके बोलती है, आपका प्यार जो शायद अब नहीं है आपका, मतलब थोड़े महीने पहले यू जस्ट लेफ्ट हर फॉर अ सम रैंडम गर्ल एंड नाउ सडनली यू जस्ट शोइंग अ लॉट्स ऑफ लव एंड कंसर्न टुवर्ड्स हर। मतलब समझ में नहीं आता है ना कायरा, ये किस टाइप का बिहेवियर है। आपने तो लोगों को टॉय समझ के रखा है, मेरा ये टॉय से मन भर गया है तो मैं थोड़ी देर के लिए दूसरा टॉय ले लेती हूँ, उसके साथ मन जब भर जाएगा तो मैं वापस आकर इस टॉय को खेल लूँगी। टॉय और इंसान और उनकी फीलिंग्स पे फ़र्क होता है। आपने अपना प्यार खुद खोया है, तो अब अगर आपको अपना प्यार खुद पाना है तो उसके लिए मेहनत, जुनूनियत, वो डेडिकेशन दिखनी चाहिए, जो शायद सामने वाले को अपने डिसीजन चेंज करने पे मना कर दे। तभी उसके पापा कहते हैं, हाँ तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं, जो शब्द होते हैं ना उसी से लोग दिल में उतरते हैं और दिल से भी उतरते हैं। तुम्हारे शब्द ने एक दिन रिद्धि के मन में वो जगह बनाई थी, और आज तुम्हारे ही शब्द और तुम्हारी हरकतों ने वो दिल में वो जगह उतार दी है। अगर तुम्हें मनाना है तो अब तुम्हें एफर्ट्स सब चीज़ दिखानी होगी, रिद्धि को फील कराना होगा कि तुम उसको बहुत प्यार करती हो। लाइफ में कुछ भी चेंज हो जाए, वो तुम उसके लिए ऑल टाइम हो, ये फील कराओ। उसे ये दिखाओगे तब जाकर ही तो वो फील कर पाएगी ना, वरना तो कैसे होगा। तो वो कहते कि पापा मैं करीब 3 दिन से उनके पीछे घूम रही हूँ, उनसे बात करने के लिए इधर उधर कर रही हूँ। पापा इससे ज़्यादा क्या करूँ, वो बात ही नहीं कर रही हैं, मुझे देखना तक पसंद नहीं कर रही हैं, मैं क्या करूँ। तो तभी अंजना कहती है, ऐसा ही होगा ना बेटा, वो बात क्यों करना चाहेंगी, तुमने बात करने की कोई वजह भी छोड़ी है उनके पास। कोशिश करो, ट्राई ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ये कह के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कायरा को समझ में नहीं आता है। फिर कायरा जाती है, एकदम से उठती है और भागते हुए जाती है, और वो जाती है उस फ्लैट में जहाँ पे रश्मि और जिया रहते हैं। वहाँ की उनकी बेल रिंग करती है। तभी रश्मि गेट खोल के बोलती, कायरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो जाती है और एकदम से घर के अंदर घुसते से ही अपनी नीज पे बैठती है और अपने हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़, मैं सच्ची में रिद्धि से बहुत प्यार करती हूँ, आई मैडली लव हर। मैं जानती हूँ मैं भटक गई थी, मैं मैं बहुत ज़्यादा भटक गई थी, मैं नए लोगों से मिली, नए लोगों की नई उलझनों में हुई, मैं पूरे तरीके से भटक गई, मेरी गलती है, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरी मदद करो। यहाँ पर जिया कहती है कि कायरा हम कुछ नहीं कर सकते, रिद्धि का डिसीजन एक बार लेने के बाद वो बदलती नहीं है। तो कहती है, अरे जब वो डिसीजन ले रही हैं तो पीयर प्रेशर में ले रही हैं, आपको भी पता है। क्या आप ये चाहोगे कि उनकी दोस्त अपने पीयर प्रेशर या अपने पापा के कहने पर वो ज़िंदगी भर एक ऐसे इंसान से शादी कर ले जो उनसे प्यार नहीं करता है। आई मीन वो प्यार करता है बट वो उनसे प्यार नहीं करती है, और एक कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जिए। आप खुद बताओ, आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना, आप दोनों मैच्योर्ड हो, इसलिए आपके रिलेशन में कोई बीच में नहीं आ पाया। मैं इमेच्योर्ड हूँ, मैं बहुत इमेच्योर्ड हूँ, मुझे नहीं पता सही और गलत के बीच में। मैं तो इतनी गलतियाँ करती हूँ जिसको कायरा, मेरी सारी गलतियों को रिद्धि हमेशा से संभाल लेती है। प्लीज़ मेरी मदद कर दो,
मैं वादा करती हूँ मैं आगे से कोई बचकानी हरकत नहीं करूँगी, बच्चों वाली हरकत नहीं करूँगी। मैं किसी को देखूँगी नहीं। मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रिद्धि के लिए जो रश्मि रहती है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती है। मतलब बहन से भी ज़्यादा कंसर्न्ड उसका बिहेवियर रहता है। तो वो बोलती है मैं सोच के बताती हूँ कायरा, कुछ होगा तो। और फिर कायरा वहाँ से चली जाती है। रिद्धि थोड़ी देर तक तो बहुत रश्मि थोड़ी देर तक रिद्धि के बारे में बहुत सोचती है। फिर उसके बाद वो लोग का रिद्धि से मिलने का प्लान होता है, क्योंकि वेडिंग प्लानर से बात करनी रहती है कि शादी की तैयारियां किस तरीके से। जब वो वेडिंग प्लानर से बात कर रहे रहते हैं रिद्धि, तो जो जिया और रश्मि जो रहते हैं वो नोटिस कर रहे रहते हैं रिद्धि को। तो रिद्धि की आंखों में कहीं ना कहीं एक नमी, एक मायूसी, एक दुख दिख रहा रहता है। वो ऐसा लग रहा था कि भाग रही है। वो किसी से बात करना नहीं चाह रही थी। शायद उसके मन में क्या चल रहा था वो बताना भी नहीं चाह रही थी। रश्मि बहुत अच्छे से समझती थी रिद्धि को, इसलिए वो जितनी बार भी रिद्धि के पास जा रही थी बात करने के लिए, उतनी देर में रिद्धि कुछ ना कुछ बहाने से वहाँ से हट के वो आगे चली जा रही थी काम के लिए। जैसे वेडिंग प्लानर्स बहुत सारे थे तो वो उन लोगों से बात करने चली जाती है, लाइटिंग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए बात करने लगती है। तभी रिद्धि का इस तरीके का बिहेवियर देखकर रश्मि जिया को बोलती है कि रिद्धि भाग रही है। तो जिया हंसते हुए बोलती है हाँ वो तो दिख ही रहा है भाग रही है, ऑफ कोर्स भागेगी यार, शादी है उसकी। अगर आराम आराम से काम करेगी तो कल परसों मतलब अगले जन्म में शादी थोड़ी ना करनी है, इसी जन्म में करनी है। और वैसे भी अंकल ने कितनी शॉर्ट टाइम पे बोल दिया, मतलब आफ्टर 2 वीक्स हमें शादी करनी। 2 वीक्स में बहुत सारे काम होते हैं, तो भागना ही पड़ेगा ना। तभी रश्मि जिया की तरफ देख के बोलती है आप बेवकूफ़ हो या आप अभी बेवकूफ़ बन रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो काम के लिए भाग रही है, मैं ये कह रही हूँ कि वो भाग रही है खुद से। आपको नहीं लगता वो भाग रही है? मतलब हम जब भी उससे बात करने जा रहे हैं वो बात ही नहीं कर रही है। यार छोड़ो, मैं तो आपसे उम्मीद ही रखना छोड़ दिया है, क्योंकि आपसे थोड़ी सी भी अक्लमंदी या कुछ चीज़ों के लिए सोचना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो रहने दीजिए, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। ये बोल के रश्मि चली जाती। जिया बोलती यार मैंने क्या कर दिया, लो देके मुझे ही आ जाते और ऊपर से यहाँ मुझे इतने सारे काम की लिस्ट थमा दी है, ये करना है। चलो छोड़ो, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। और जिया वो काम की जो लिस्ट होती है, लाइक पूजा पाठ का सामान लाना पड़ता है, शादी के लिए जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं, पंडित से बात करना, सारी चीज़ें, वो सब करने के लिए जिया यहाँ से निकल जाती है। जो रश्मि रहती है वो रिद्धि के से फिर से जाती है पूछने के लिए। रिद्धि तो रिद्धि बोलती है कि रश्मि थोड़ा सा बिजी हूँ, तू बाकी काम देख लेना। और मुझे पता नहीं है क्या बात करनी है तुझे, तू बार बार बोल रही है मुझे बात करनी है। ये टाइम बात करने का नहीं है, ये टाइम एक्शन लेने का है। और शादी हमारी 2 वीक के बाद है, मतलब नेक्स्ट वीक में ही हमारी शादी है। हमारे पास अभी टाइम भी नहीं बचा है और अरेंजमेंट्स बहुत है, ऊपर से मुझे गेस्ट लिस्ट भी बनानी है, मुझे इतने लोगों को बुलाना है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम बाद में बहुत अच्छे से बात करेंगे, चीज़ें के लिए कर ले। और हाँ मुझे शेरवानी वगैरह देखनी थी, चीज़ें था, इसके लिए मुझे जिगर से बात करनी है। तो या तो तू खुद जिगर के साथ जाके शेरवानी पसंद कर लेगी क्या उसकी पसंद की। तभी रश्मि कहती है नहीं नहीं रिद्धि, बहुत देर से देख रही हूँ तेरा ये इस टाइप का स्प्लिट पर्सनालिटी वाला बिहेवियर मुझसे हैंडल नहीं होता है। या तो तू खुद से भागना बंद कर, या तो तू फेस करना सीख जा। क्या कर रही है? या तो तू मुझे उल्लू बना रही है या तो तू खुद को उल्लू बना रही है। मुझे तो उल्लू तू बना नहीं सकती है, तो अपने आप को उल्लू बनाना बंद कर। काफ़ी देर से देख रही हूँ, जब भी पूछने आ रही हूँ, बात करने आ रही हूँ, नहीं मुझे यहाँ काम है, मुझे वहाँ काम है, ये काम है। काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और मैं क्यों जिगर के लिए खरीदूँ? मैं क्यों खरीदूँ जाकर? तेरा फियांसे है, तेरा हबी होने वाला है, तो तू खुद जाएगी उसके साथ। और जिगर अभी आता ही होगा तू उसके साथ जा। अम, तभी रिद्धि कहती है प्लीज़ रश्मि मुझे बाकी काम है, मैं नहीं जा सकती हूँ, तू उसकी उसकी फेवरेट जाकर ले लेना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी रश्मि कहती है तेरे जो बाकी रेस्ट ऑफ द काम है वो मैं देख लूँगी, पर तू जाएगी अभी। तो
ये बोल के रश्मि जो हाथ में जो लिस्ट रहती है, मतलब पेपर्स रहते हैं, उसमें पूरी लिस्ट लिखी रहती है कि ये काम करने हैं, जो रिद्धि ने प्रॉपर्ली बनाई रहती है, उसको अपने हाथ में लेती है और बोलती है ये काम मैं कर लूँगी, तू जा जिगर के साथ और शेरवानी खरीद। जिगर थोड़ी देर में आ जाता है अपनी कार लेकर, और कार लेकर आता है जिसमें वो बिठाता है और ये लोग शॉप पे जाते हैं। तो जिस शॉप में ये लोग जा रहे रहते हैं, जिगर बहुत ट्राई टू बात करने की कोशिश करता है रिद्धि से, पर रिद्धि आउटसाइड ऑफ द विंडो देखे ही जा रही रहती है, वो बात ही नहीं कर रही रहती है। तो ये बात देखकर ना जिगर भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होता है, और जिगर बाबा बोलता है कि रिद्धि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो रिद्धि कहती कि क्या बात करनी है जिगर आपको। तो वो कह रहे थे कि हाँ वही पूछना था कि कुछ हेल्प चाहिए वेडिंग के लिए। तो वो कहती नहीं नहीं कुछ हेल्प नहीं चाहिए, सब कुछ चल रहा है। आप पापा मम्मी को मतलब अंकल आंटी को बता देना चीज़ों के लिए। तो कहते हैं हाँ मैंने उनको बता दिया है, और प्लीज़ मुझे अपने गेस्ट के बारे में बता दीजिए कि कौन कौन गेस्ट को बुलाना है, मैं सबको बुला लूँगी। रिद्धि कहती है जिगर से, तो कहती है कि हाँ बुला लेंगे, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं आज शाम को, तो क्या आप उनसे मिलना पसंद करोगे। तो पहले तो रिद्धि का चेहरा उतर जाता है, फिर रिद्धि कहती है कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा। तो रिद्धि कहती है आपके फ्रेंड्स मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं हाँ बिफोर मैरिज दे वांट्स टू मीट यू। वो ये देखना चाहते हैं कि जो लड़का यूएसए में रहकर भी मतलब लड़कियां नहीं देखा, इतने शॉर्ट नोटिस पे वो शादी कर रहा है, तो दे वांट्स टू नो द हु इज स्पेशल गर्ल। तो रिद्धि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रिद्धि का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है, पर वो धीरे से कहते हैं कि हाँ चलेगा। और ये लोग वहाँ से जाते हैं शेरवानी के लिए, लेकिन शेरवानी के जाते टाइम जब कार से एक दो बार जो जिगर रहता है वो टच करता है रिद्धि के हाथ को। तो रिद्धि जहाँ पर उसका हाथ रखा रहता है वो उसके हाथ को पकड़ के टच करना चाहता है, उसके सॉफ्ट से हाथ को मतलब जो बोलते हैं ना कपल वाली फीलिंग लेना चाह रहा था। तो जो रिद्धि रहती है वो अपना हाथ हटा देती है दो तीन बार। ये जिगर देख के अनकंफर्टेबल होता है। जिगर को रिद्धि के बारे में सब कुछ पता रहता है कि पहले उसकी गर्ल के साथ रिलेशन था, फिर ब्रेकअप हुआ, ये सब हुआ। तो कहीं ना कहीं उसे पता रहता है, पर वो भी प्यार तो करता था, क्योंकि रिद्धि का जिस तरीके का बिहेवियर था एक परफेक्ट वाला, उसके साथ कोई भी रहने के लिए तैयार होता था। और वो कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, ऐसा नहीं होता था, वो दे रही थी। बट यहाँ पर जिगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। फिर जब शेरवानी के टाइम पे ख़रीदने जाते हैं, तो शेरवानी लेते टाइम जिगर बहुत सारी शेरवानी दिखाता है रिद्धि को, पर रिद्धि वहाँ बैठे बैठे कुछ अलग ही धुन में सोच ही रही रहती है। वो इतनी सारी शेरवानी ट्राई करके आता है, वो बार बार पूछता है बेबी ये शेरवानी अच्छी लगेगी, रिद्धि ये शेरवानी अच्छी लगेगी, सुनो ना ये अच्छी लगेगी, पर रिद्धि कुछ नहीं बोलती है। फिर वहाँ की जो लड़कियाँ रहती हैं, जो मॉल्स में आप जाते हो, वहाँ की जो सेल्स गर्ल्स बोल सकते हैं आप, सेल्स गर्ल्स वो दिखा रही थी उसने कितने अच्छे से अलग अलग तरीक़ों से। तो वो जब वो देखता है तो वो सेल्स वहाँ पे एक खूबसूरत सी बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी सेल्स गर्ल्स रहती है। वो आकर उनको बताती है कि सर ये थोड़ा सा लाइट है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, आपकी फियांसे बहुत सुंदर है और आपके हिसाब से थोड़ा सा लाइटिंग नहीं होगा। आपको लड़की का लहंगे के बारे में पता है। तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर आप लहंगे के साथ मैचिंग पहनोगे तो काफ़ी अच्छी शेरवानी लगेगी। सो प्लीज़ आप जस्ट पहले ना मैडम के साथ जाके लहंगा यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ये सेकंड यहाँ का जस्ट इसके सेकंड कंपार्टमेंट में गर्ल्स लहंगा है, आप वो ले लो और फिर शेरवानी ले लो तो मैचिंग होगी। ये बात सुन के वो लड़के को भी काफ़ी समझदार लगती है सेल्स गर्ल्स। तो वो बोलता है ठीक है मैं यहीं अभी जाता हूँ। तो वो एकदम से जाता है रिद्धि के पास, वो बोलता है आपने लहंगा ले लिया क्या। तो कहती है लहंगा, किस लिए लहंगा, क्यों। तो कहती रिद्धि हमारी शादी हो रही है तो लहंगा लेना था। तो कहती नहीं नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिला लहंगा लेने का। तो कहता चलो लहंगा लेते हैं। फिर वो उधर जाते हैं और लहंगा की शॉप पे जाते हैं, काफ़ी अच्छे से लहंगा चूज़ कर रहे रहते हैं, पर रिद्धि जो रहती है उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो मतलब दो तीन लहंगे उसे शॉपकीपर दिखा चुका रहता है, पर वो लहंगों की तरफ देखती तक नहीं है। बस ऐसा लग रहा था कि क्या चल रहा है। वो पूरी की पूरी नो नो
फर्स्ट टाइम रिद्धि लॉस थी, या ये बोलो कि रिद्धि का ध्यान कहीं और था। वो क्या सोच रही थी, नहीं तो पहले तो वो 3-4 लहंगे करती है, और जिसके लिए वो बाद में जाके नो नो भी कह देती है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ऐसे करने हैं। फिर एक थोड़ी सी देर में ना एक शॉपकीपर के पास एक लड़की आती है और वो बोलती है कि आप ये वाला लहंगा निकालिए। और वो जो लहंगा रहता है वो बहुत ब्यूटीफुल रहता है, बहुत ब्यूटीफुल रहता है, थोड़ा सा हैवी होता है। और वो ये लहंगे को निकाल के बोलते हैं कि ये वाला आप मैम को दीजिए, वो फाइनल हो जाएगा। तो वो लहंगा लेती है और वो इतना सुंदर लहंगा रहता है, जैसे कि इतना प्यारा दिखता है। तो वो जब रिद्धि को दिया जाता है तो वो लहंगा देखती है और उसे अच्छा लगता है, और ये लहंगा एक्चुअल में जिगर रिद्धि दोनों को पसंद आता है। तो वो फाइनल हो जाता है लहंगा, और रिद्धि कहती है कि ये लहंगा काफ़ी बेटर लग रहा है और रीजनेबल रेट पर भी है, तो ये लहंगा मैं प्रेफर करना चाहूँगी। जिगर बोलता है फाइनली तुम्हें कुछ तो पसंद आया, और एक्चुअली मुझे भी, क्योंकि इतना सब कुछ देख लिया था, एक भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं भैया, तो शॉपकीपर वाले को बोलते हैं भैया थैंक यू, अगर आप मुझे ये नहीं दिखाते तो ऐसा लग रहा था आज पूरी शाम यहीं होने वाली थी मेरी। तो कहते हैं नहीं बाबा, बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो थोड़े से एल्ड एज रहते हैं, तो वो बोलते बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो कहते हैं अरे ये लहंगा तो आप ही ने बताया ना, जिगर कहता है। और रिद्धि भी उनके बाजू में खड़े होकर सुन रही रहती। तो कहते नहीं, एक लड़की आई थी यहाँ पर, उसने बोला ये लहंगा निकाल कर दो, ये मैडम को पसंद आएगा, और ये उसकी चॉइस थी। वो बच्ची बहुत सुंदर थी, काफ़ी स्वीट सी थी, वो बच्ची ने पसंद किया, और उसी ने बोला आपको पसंद आ जाएगा। अरे हमें तो पता भी नहीं था। तो तभी रिद्धि एकदम से टर्न होके बोलती कौन बच्ची थी। तो कहते बेटा पता तो नहीं है कौन थी, बट यहीं कहीं पर होगी, पता नहीं। रिद्धि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ तो रही थी कि ये लड़की कौन है जिसको मेरी चॉइस के बारे में इतने अच्छे से पता है। और जिगर कहता है चलो अच्छा है, यहाँ के सेल्समैन बहुत अच्छे हो गए, हो सकता है सेल्स वूमेन होगी। चलो अभी शेरवानी लेते। फिर वो वहाँ से उसके कंधे पे हाथ रखता है और जाती है। पर रिद्धि कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा फील कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक लड़की जो निकलती है, वो एक्चुअल में कायरा रहती है, जिसने वो लहंगा चूज़ किया रहता है। कायरा को वो लहंगा बहुत सुंदर लग रहा रहता है रिद्धि के ऊपर, और ये वो लहंगा था जिसमें कायरा ने कभी डिज़ायर करी थी कि वो अपने पार्टनर के लिए इस टाइप का लहंगा चूज़ करेगी। तो वो जब चूज़ करती है तो वो बहुत ही सुंदर रहता है और माशाल्लाह रहता है देखते हुए। तो और फिर वहाँ पर जाके शेरवानी अब चूज़ करनी रहती है। तो शेरवानी करने में जो सेल्स गर्ल रहती है वो मदद कर देती है, उनके हिसाब से वो चूज़ करने में। थोड़ी देर के बाद ये सब लोग अपना लेते हैं, यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तो जो जिगर रहता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा रहता है रिद्धि के साथ, क्योंकि इससे पहले तो कम से कम उनकी फ्रेंडशिप तो थी। मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ खुल के फ्रेंडशिप में तो बात करते थे। अभी तो फ्रेंडशिप चलो क्या हो गया है पता नहीं, शादी एक टाइप का अजीब सी चीज़ हो गई है जहाँ पर वो बात ही नहीं कर पा रहे रहते हैं। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही रहती है उसे। थोड़ी देर के बाद वो जाता है और रिद्धि को कहता है मैं आपको ना शाम को पिकअप करता हूँ, मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं। रिद्धि अपना लहंगा लेकर जाती है अंदर, और जिया और रश्मि उसी के घर पर रहते हैं, क्योंकि शादी का डेकोरेशंस होने रहते हैं, सब कुछ तैयारी जोरों शोरों से चल रही रहती है। जैसी वो दिखाती है तो कहती वाओ इट्स लवली, वाओ इट्स टू लवली। यार ये लहंगा किसने चूज़ किया, यार ये लहंगा किसने चूज़ किया है, वाओ जिगर की चॉइस इतनी अच्छी है, मुझे तो नहीं लगता था। जिया कहती है। तभी रश्मि बोलती है ये तो जिगर चूज़ ही नहीं कर सकता, किसने किया है रिद्धि। तो रिद्धि कहती है पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो रश्मि और जिया की तरफ क्वेश्चन मार्क से बोलते हैं मतलब। तो कहती है मुझे नहीं पता, ये शायद से शॉपकीपर ने बोला था, एक लड़की आई थी उसने सेलेक्ट किया और उसने मुझे बोला कि ये मेरी वेडिंग पे अच्छा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लगा तो मैं ले आई हूँ। मुझे आज शाम को जिगर के दोस्तों से मिलने जाना है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ये बोलकर रिद्धि चुपचाप ऊपर अपने रूम पर चली जाती है
और वहाँ पर रिद्धि के मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या क्या वो लड़की कायरा थी, क्योंकि वो कहीं न कहीं वो दिनों को भी याद कर रही थी कि जब कायरा 3-3 4-4 बार उसके आजू-बाजू घूम रही थी, उससे बात करने के लिए, और अभी कुछ दिनों से कायरा उसको नहीं दिख रही रहती है। तो रिद्धि को भी बहुत एम्प्टीनेस लग रही थी, कहीं न कहीं वो भी बहुत खाली थी। और आज रिद्धि ने जब वो लहंगे की तरफ देखती है, अपने रूम पर जाती रहती है, वो रोने लगती है। वो रो रही थी, काफ़ी रो रही थी। तो रश्मि एकदम से ऊपर जाती है, कहती है कि मैं आती हूँ। रश्मि जैसी जाती है, गेट थोड़ा-सा ओपन रहता है, वो थोड़ा और ओपन करके देखती है तो रिद्धि रो रही रहती है। रश्मि जाकर उसे रोकती नहीं है, पहले वो देखती है कि आखिर उसे रोना आ रहा है तो उसे रोने दो, कम से कम वो अपने इमोशंस निकालेगी। क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जहाँ रिद्धि अपने इमोशंस शो करती है, बट आज वो इतने टाइम से अपने इमोशंस को जो ग्रैब करके रखी थी अपने सीने में, वो निकालने का मौका उसे मिल रहा रहता है। थोड़ी देर में रश्मि जाती है और फिर साइड में उसे हक करती है, बोलती है रोकूंगी नहीं रोने के लिए, और मैं तो ये चाहती हूँ कि तू रो ले, कम से कम तेरे अंदर का जितना भी रोना है निकले। तो वो कहती क्या करूँ? तुम्हें पता है मुझे अंदर से फीलिंग ये आ रही है कि ये लहंगा चूज़ करने वाली और कोई नहीं, कायरा थी, क्योंकि कायरा को ही पता था कि ये लहंगा मुझे पसंद आएगा। कायरा को मेरी चॉइस के बारे में पता है। रश्मि, मैं सच बोलूँ, मैं कायरा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जिगर के साथ सिर्फ और सिर्फ पापा के कहने पे शादी कर रही हूँ, बट मैं प्यार नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान से करती हूँ। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसकी सारी गलतियों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पर पर मैं ये चीज़ माफ़ नहीं कर पाऊँगी कि वो उसने मेरे डैड को डिसरिस्पेक्ट किया। पता है जब कायरा मुझसे माफ़ी मांगने आ रही थी, मैं उसे माफ़ 2 मिनट में कर देती। मुझे माफ़ करने में थोड़ी ना कुछ समय लग रहा था। मैं जानती हूँ वो कैसी पचकानी इंसान है, कितनी स्टूपिड है, कितनी पागल है और कितनी बड़ी बच्ची है। मैं उसको वैसी थी जैसी उसको पसंद किया, और वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। बस वक्त के साथ लोगों को मैच्योरिटी आ जाती है, उसमें नहीं आई। और कहीं न कहीं मेरी भी कुछ गलतियाँ थी कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाई, जबकि मुझे उसका नेचर पता था। यहाँ पे सिर्फ कायरा गलत नहीं है, मैं भी गलत हूँ रश्मि। मैंने भी उसे उतना प्यार वगैरह चीज़ें नहीं दी, इस वजह से ही तो प्रॉब्लम हुई है यार। अगर मैं उसे देती तो कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर पता है, जब से उस पापा के साथ जो हुआ है वो पता चला है ना, उसके बाद ना बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। पापा के सामने किस मुंह से जाकर मैं बोलूँ कि पापा प्लीज माफ कर दो उसको। कायरा को जो करना था मेरे साथ करना चाहिए था, मेरे डैड को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। आज अगर कायरा की ये हरकतों की वजह से मैं खो देती अपने पापा को तो क्या होता। यही बात सुनकर ना मैं कायरा को माफ़ नहीं कर पाती हूँ। और पापा के लिए तो जान हाजिर है, इसलिए शादी के लिए हाँ कह दी रश्मि मैंने, बट मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। आई एम टोटली स्टक एंड आई डोंट नो। रश्मि उसे हक करती है और बोलती है आई नो वॉट यू आर डूइंग एंड वॉट यू वॉन्ट। तू टेंशन मत ले, थोड़ा टाइम कर। आई थिंक तुझे जिगर के साथ बाहर जाना था, फ्रेश हो जा, चले जा। ये बोल के वो चली जाती है। हाँ, उस समय आप भी ये सोच रहे होगे कि रश्मि को तो प्यार से कंसोल करना चाहिए था। नहीं, रश्मि कुछ कंसोल नहीं करती है, क्योंकि रश्मि के दिमाग में कुछ और चल रहा रहता है। थोड़ी देर में जिया आती है, जिया के साथ वो बात करती है और बताती है कि रश्मि को रिद्धि को बुरा लग रहा है ये चीज़ें। थोड़ी देर के बाद जिगर आ जाता है, लेकर चला जाता है रिद्धि को। जब वो लेकर जाता है, अपने दोस्तों से मिला रहा रहता है, तो जिगर जो कनेक्शन फील कर रहा रहता है अपने दोस्तों के साथ, मस्ती मजाक वाला, वो अपनी फियांसे, मतलब अब तो देखा जाए तो रिद्धि उसकी फियांसे ही रहती है।
और उस फियांसे से तो टोटली मतलब कनेक्टेड ही नहीं रह पाता है। सब लोग जब रिद्धि को देखते हैं तो वो उसकी तारीफ तो करते हैं, बट रिद्धि एक बहुत अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही थी सबके सामने और बहुत अच्छे से सबके साथ बिहेव कर रही थी, बट दो केमिस्ट्री बिटवीन अ टू पर्सन, वो केमिस्ट्री मिसिंग थी। ये जिगर फील कर पा रहा था। और जिगर का एक बेस्ट फ्रेंड है रोनित। तो रोनित उसे बोलता है भाई तेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है यार। तो वो बोलता है क्यों, क्या कर रहा है? देख भाई, दुनिया को धोखा तू दे सकता है, पर ये जो रोनित है ना, ये इसको धोखा तू नहीं दे सकता है। भाई तेरी गर्लफ्रेंड के साथ तेरा क्या कनेक्शन है ना, सामने के सामने दिख रहा है। वो बंदी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग कर रही है, बट एक अच्छी वाइफ नहीं है। तुम दोनों देखो, तुम दोनों की केमिस्ट्री है भी। भाई तू ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है जो तेरे साथ सिर्फ और सिर्फ समझौता कर रही है? मैं जानता हूँ तू प्यार करता है, बट उसे भी तो होना चाहिए ना। क्या तू उस लड़की की इज्जत के चक्कर में शादी कर देगा? भाई तेरी भी तो फीलिंग्स है। तेरे लिए जब यहाँ लड़कियां इतनी मरती हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? क्या कर रहा है यार तू? थोड़ा अपने आप को भी देख। ये जैसी सुनता है, मतलब वो टोटली शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके दोस्त ने ऐसी बात कैसे कह दी। और कई हद तक वो सही भी तो था कि कुछ हरकतें तो हो चुकी थी। तो क्या था ऐसा? थोड़े टाइम के बाद जब इनकी पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है, जिगर छोड़ देता है रिद्धि को अब उसके घर पे। जब वो रिद्धि के घर पे जाता है तो उसे जिया और रश्मि मिलती है। तो जिगर जिया और रश्मि से बातें करता है और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे पार्टी में उसे कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे जिया और रश्मि भी उनसे बात करते हुए बोलती है कि मुझे भी लग रहा है कि वो खुश नहीं है। तो अब फ्रेंड्स आगे क्या होता है? इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।